अच्छा, मराठा साम्राज्य का नक्शा सुनने में कितना सीधा साधा लगता है ना, लेकिन जरा इंटरनेट पर खोज कर देखें तो पता चलता है कि एक नहीं बल्कि कई अलग अलग एकदम कंफ्यूजिंग नक्शे मौजूद हैं। और यहीं से शुरू होता है एक बड़ा ही दिलचस्प रहस्य। तो फिर सवाल यही उठता है कि अपनी पीक पर, मतलब अपने चरम पर, मराठा साम्राज्य आखिर दिखता कैसा था। और यकीन मानिए, इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। और देखिए, ये कंफ्यूजन सिर्फ हमें ही नहीं, रेडिट पर catastrophic_misery7 नाम के एक यूजर ने भी बिल्कुल यही सवाल उठाया। उनका यही कंफ्यूजन था जिसने हमें इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए प्रेरित किया। तो चलिए देखते हैं पहला नक्शा। ये देखिए, ये दिखाता है एक बहुत ही विशाल साम्राज्य जो दिल्ली से भी आगे आज के पाकिस्तान में मौजूद अटक तक फैला हुआ है। ये वो नक्शा है जो मराठा शक्ति के उस शिखर को, उस पीक को दिखाता है जब उनका परचम दूर दूर तक लहरा रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमारे सामने ये दूसरा नक्शा आता है। ये तो बिल्कुल ही अलग कहानी बता रहा है। इसके हिसाब से साम्राज्य सिर्फ भारत के सेंट्रल और सदर्न हिस्सों तक ही था। मतलब ये वो इलाका था जिस पर मराठों का लंबे समय तक डायरेक्ट कंट्रोल था। तो फिर सवाल वही का वही है, इन दोनों में से असली सच कौन सा है? और फिर मामला और भी पेचीदा हो जाता है इस तीसरे नक्शे के साथ। ये देखिए, इसमें दो तरह के रंग हैं। जो डार्क कलर वाले इलाके हैं वो हैं जहां मराठों का सीधा राज था, मतलब डायरेक्ट रूल। और जो लाइट कलर वाले इलाके हैं वो मराठों को टैक्स देते थे। तो यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किसी भी साम्राज्य के लिए कंट्रोल का असली मतलब होता क्या है। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें सिर्फ जमीन के टुकड़ों को नहीं देखना होगा, हमें पैसों की कहानी समझनी होगी, मतलब खजाने की तरफ देखना होगा। तो चलिए समझते हैं कि मराठा साम्राज्य की कमाई आखिर होती कैसे थी। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द की, चौथ। ये आप कह सकते हैं एक तरह का 25% टैक्स था। मराठे इसे अपने साम्राज्य के बाहर के इलाकों से वसूलते थे। एक तरह से ये प्रोटेक्शन मनी थी, सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला पैसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन इलाकों से चौथ आ रहा है वो भी तो मराठा प्रभाव में ही थे, भले ही वहां उनका डायरेक्ट रूल ना हो। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है ना? एक तरफ था डायरेक्ट रूल, मतलब सीधा शासन, और दूसरी तरफ थे ये सहायक राज्य जो टैक्स तो देते थे लेकिन उनके अपने राजा महाराजा होते थे, अपने नियम कायदे होते थे। और सच पूछिए तो यही वो इन्फ्लुएंस या प्रभाव है जिसे किसी भी ट्रेडिशनल नक्शे पर दिखाना बहुत बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं साम्राज्य के उस हाई वाटरमार्क की, मतलब वो पल, वो दौर जब मराठा साम्राज्य अपनी सबसे ज्यादा दूरी तक फैला हुआ था, भले ही ये सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए रहा हो। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1757 रघुनाथ राव दिल्ली पर कब्जा करते हैं। सिर्फ एक साल बाद 1758 में मराठा सेना अटक तक जा पहुंचती है। और 1759 आते आते मराठा साम्राज्य अपने सबसे विशाल आकार में था। मतलब सोचिए कितनी तेजी से यह विस्तार हुआ होगा। ये तो वाकई अविश्वसनीय है। लेकिन यहां एक लेकिन है, जैसा कि रेडिट पर नो संडे 1701 ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। ये एक हाई वाटरमार्क था जो बहुत ही कम समय के लिए था। और यही वो वजह है कि ज्यादातर नक्शे इस विस्तार को दिखाते ही नहीं हैं। वो उस इलाके को दिखाना पसंद करते हैं जिस पर लंबे समय तक एक स्टेबल कंट्रोल रहा हो, ना कि उसे जिससे बस कुछ महीनों या साल भर के लिए जीता गया। अब तक हम बात कर रहे थे जमीन की, लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है, एक ऐसा डायमेंशन खुलने वाला है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी ताकत जो जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर राज करती थी। ये जो खूबसूरत तस्वीरें हैं, ये हैं कोंकण तट की। ये मराठा नेवी यानी नौसेना का गढ़ था। और यही वो बात है जो जमीन के नक्शे हमें कभी नहीं बता पाते। मराठा साम्राज्य का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र पर भी राज करता था। और इस जबरदस्त नेवल पावर के पीछे अगर किसी एक व्यक्ति का नाम लिया जाए तो वो थे एडमिरल कान्होजी आंग्रे। उन्होंने एक ऐसी ताकतवर नौसेना खड़ी की जिसने उस दौर की सुपर पावर्स ब्रिटिश, पुर्तगीज और डच जैसी यूरोपीय शक्तियों को भी कड़ी चुनौती दी और पश्चिमी तट पर मराठाओं का दबदबा कायम कर दिया। और ये देखिए, ये थे उनके हथियार, मराठा नौसेना के जहाज, घुराब और गलबर्थ जैसे छोटे लेकिन बहुत ही तेज तर्रार जहाज। ये अपने साइज और स्पीड के दम पर बड़े बड़े यूरोपीय जहाज़ों को भी आसानी से चकमा दे देते थे, उन्हें मात दे देते थे। इनकी रफ्तार और फुर्ती, वही इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो जरा सोचिए इस बारे में,
साम्राज्य की इतनी बड़ी ताकत, समंदर पर कंट्रोल, पूरे व्यापार पर दबदबा, ये सब कुछ किसी भी लैंड बेस्ड मैप पर, मतलब जमीनी नक्शे पर दिखाई ही नहीं देता। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि नक्शे अक्सर हमें पूरी कहानी नहीं बताते, बल्कि कहानी का सिर्फ एक हिस्सा दिखाते हैं। तो अब हम आते हैं इस पूरी पहेली के आखिरी हिस्से पर और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतने अलग अलग नक्शे मौजूद ही क्यों हैं। और इसका जवाब पता है कहां छिपा है? इसका जवाब छिपा है इतिहास लिखने के तरीके में। देखिए, कुछ हिस्टोरिकल टेक्स्ट में साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ एक मुखिया या चीफ्टिन कहकर उनके कद को कम करने की कोशिश की जाती है। और जब किसी साम्राज्य की नींव ही इतनी कमजोर दिखाई जाए तो फिर ये समझना मुश्किल नहीं कि आगे चलकर पूरे साम्राज्य की कहानी को कैसे कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। तो हम घूम फिर कर फिर से उन्हीं सवालों पर आ जाते हैं, है ना, कि पीक या चरम का मतलब क्या है, कंट्रोल की परिभाषा क्या है, सीधा शासन या फिर टैक्स वसूलने की ताकत, क्या एक साम्राज्य सिर्फ जमीन से बनता है या समंदर और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस से भी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे आज के जो विचार हैं, जो बायस हैं, वो इतिहास देखने का हमारा नजरिया बदल देते हैं? इन सभी सवालों के जवाब ही तय करते हैं कि आखिर मराठा साम्राज्य का नक्शा कैसा दिखेगा। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि कोई भी एक नक्शा पूरी तरह से सही नहीं है। असल में हर नक्शा एक बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स, मतलब पेचीदा साम्राज्य की कहानी का सिर्फ एक पन्ना है। कोई पन्ना उनकी मिलिट्री ताकत दिखाता है तो कोई उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और इन सभी पन्नों को जब हम एक साथ मिलाते हैं तभी जाकर मराठा साम्राज्य की पूरी कहानी बनती है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े और बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम किसी भी साम्राज्य के असली प्रभाव का नक्शा आखिर कैसे बना सकते हैं। एक ऐसा नक्शा जो सिर्फ जमीन न दिखाए बल्कि व्यापार, संस्कृति और समंदर पर भी उनके दबदबे को दर्शाए। शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढना ही इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प चुनौती है।